Hello friends, how are you? I hope you are fine and enjoying the videos, and welcome to Pinky Goyal Commerce classes. In this video, we cover the next part of our chapter, जो कि हम लोगों ने गोल्स का यानी कि प्लान्स इन इंडिया का शुरू किया हुआ है। तो पिछले वीडियोस में हम लोगों ने प्लान्स का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, कि प्लान्स को क्यों बनाया गया था, कि उन चारों चीज़ों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। नाउ वी डिस्कस मेजर पॉलिसी इनिशिएटिव्स इन एग्रीकल्चर सेक्टर, यानी कि उन प्लान्स में लैंड को रिफॉर्म करने के लिए या एग्रीकल्चर सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या पॉलिसीज़ बनाई गई थी। क्योंकि आप लोगों को बच्चों मालूम है कि प्राइमरी सेक्टर का मेन कंट्रीब्यूशन इंडिया की जीडीपी में रहता है। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक, एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक if you like the video, please share the video because sharing is caring, and subscribe the channel Pinky Goyal Commerce Classes। तो सबसे पहले जो उन्होंने रिफॉर्म्स किए थे वो था लैंड रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म्स की ज़रूरत क्यों पड़ी? नीड फॉर लैंड रिफॉर्म इन एग्रीकल्चर सेक्टर। जब इंडिपेंडेंस के समय, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, द लैंड टेन्योर सिस्टम वॉज कैरेक्टरिस्टिक्स बाय इंटरमीडिएटरीज वेरियस कॉल्ड जमींदार, जागीरदार, यानी कि आज़ादी के समय हमारे यहाँ पर टेन्योर सिस्टम चल रहा था, या ये कहिए कि लैंड पर यानी कि भूमि पर खेती करने वालों का राज नहीं था। वहाँ पर जो ऑनर्स होते थे वो जमींदार और जागीरदार होते थे, जो कि जिनको सिर्फ मतलब रहता था अपने ऋण को यानी कि रेंट को इकट्ठा करना यहाँ से फ्रॉम एक्चुअल टीलर्स ऑफ द सॉइल विदाउट कंट्रीब्यूटिंग टूवर्ड इम्प्रूवमेंट्स ऑफ द फार्म। यानी कि लैंड से रिगार्डिंग, एग्रीकल्चर से रिगार्डिंग उन्होंने कोई चेंज नहीं किया, ना ही कोई रिफॉर्म किया। बस दे वर इंटरेस्टेड इन गेटिंग लोन रेंट ओनली। द लो प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, यानी कि प्राइमरी सेक्टर होने के बावजूद, मोर कंट्रीब्यूशन होने के बावजूद वहाँ पर लो प्रोडक्टिविटी थी। उन्होंने कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं किया, और इंडिया को उस समय फोर्स किया गया कि आप इंडिया के लिए खाने पीने का जो सामान है इंपोर्ट कीजिए यूएसए से। फाइनल गुड्स को आप ब्रिटेन कंट्री से इंपोर्ट कीजिए, और रॉ मटेरियल को आप एक्सपोर्ट कीजिए। तो इक्विटी इन एग्रीकल्चर सेक्टर कॉल्ड फॉर लैंड रिफॉर्म, यानी कि उनमें समानता लाई जाए ताकि उनको, इसीलिए लैंड रिफॉर्म्स को फॉलो किया गया। तो लैंड रिफॉर्म रेफर टू चेंज इन द ऑनरशिप ऑफ लैंड होल्डिंग्स, यानी कि यहाँ पर इसमें गवर्नमेंट ने क्या कदम उठाया कि गवर्नमेंट ने जो उस पर एक्चुअल में खेती कर रहे थे या जिनके पास ज़मीनें नहीं थी उनको लैंड डिस्ट्रीब्यूट कर दी या उनको मालिक बना दिया। यानी कि इंटरमीडिएटरीज जैसे कि जमींदार, जागीरदार को बीच में से इंटरमीडिएट अबॉलिश कर दिया, हटा दिया। To make the tiller of the owners of the land and fixing the maximum size of land which could be owned by an individual, जिसे हम लैंड सीलिंग कहते हैं। लैंड सीलिंग के तहत, इस कानून के तहत लोगों को, यानी कि उस समय में जब हमें आज़ादी मिली थी उसके बाद लोग, गवर्नमेंट ने एक नया कानून निकाला कि एक व्यक्ति को जितनी ज़रूरत है उससे अधिक वो भूमि नहीं रखेगा। उससे अधिक जो भूमि होगी उसके पास, यानी कि लैंड होगी, वो गवर्नमेंट अपने पास ले लेगी, और वो लैंड उन लोगों को देगी जिनके पास लैंड नहीं है और जो कृषि करते हैं या खेती करना चाहते हैं। तो कौन कौन से रिफॉर्म्स इस लैंड रिफॉर्म में इम्प्लीमेंट हुए एग्रीकल्चर सेक्टर में? तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया? एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएटरीज। उन्होंने एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएट मीन दैट सम 200 लाख टीनर्स केम इनटू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द गवर्नमेंट। अब उनको फ्री आज़ाद कराया गया ताकि वो जमींदारों के थ्रू एक्सप्लॉइट ना हो, यानी कि जमींदारों या जागीरदारों के द्वारा उनका शोषण ना हो। उसके बाद द ऑनरशिप ऑफ लैंड होल्डिंग, सेकेंड जो रिफॉर्म लिया गया, उन्होंने कहा कि जो इस खेती पर काम करते हैं या जो कल्टीवेटर होते हैं विल टेक मोर इंटरेस्ट, तो दैट्स वाई कि उनको इंक्रीजिंग आउटपुट के इंसेंटिव में, मोटिवेशन को करने के लिए, इंसेंटिव देने के लिए उनको लैंड का मालिक बना दिया गया। इफ़ दे दिस इज़ बिकॉज ऑनरशिप ऑफ लैंड एबल
टू टिलर टू मेक प्रॉफिट फ्रॉम इंक्रीज आउटपुट। यानी कि अगर वो भूमि पर काम करते हैं और इंटरेस्ट दिखाते हैं तो उनको अगर मालिक बना दिया जाए तो वो उसको अपनी आउटपुट को इंक्रीज करने के लिए और भी कदम उठाएंगे। तो टेनेंट्स डू नॉट हैव द इंसेंटिव टू मेक इम्प्रूवमेंट ऑन लैंड सिंस इट इज़ लैंड ऑनर, क्योंकि वो एक जमींदार या जागीरदार थे, उस भूमि से होने वाले उत्पादन को खुद ले लेते थे और काम करने वालों को सिर्फ उनके घर चलाने के लिए या उससे भी कम आउटपुट का पोर्शन देते थे। तो इसीलिए इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए उनकी लैंड की ऑनरशिप ट्रांसफ़र कर दी। फिर तीसरा लैंड सीलिंग। लैंड सीलिंग वॉज अनदर पॉलिसी टू प्रमोट इक्विटी इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। ये भी इक्विलिटी को प्रूव करने के लिए उन्होंने लैंड सीलिंग को किया, जिसमें कहा था कि आप मैक्सिमम एक इंडिविजुअल इतनी ही भूमि अपने पास रख सकता है। तब उस समय में गवर्नमेंट उसमें करने के लिए उन्होंने करने के लिए सभी जमींदारों को या जागीरों को कहा कि आप उतनी भूमि नहीं रख सकते और लैंड टीलर्स के बीच में उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दी। द पर्पस ऑफ लैंड सीलिंग वॉज टू रिड्यूस द कंसंट्रेशन ऑफ लैंड ओनरशिप इन अ फ्यू हैंड। मेन मकसद उनका यही था कि वो जमींदारों और जागीरदारों के पास ना हो। लेकिन उन्होंने क्या किया था, जमींदारों और जागीरदारों ने उन्होंने अपनी ही लैंड को अपने रिश्तेदारों में डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया था। तब भी इस रूल रिफॉर्म में कम चेंजेस आए, क्योंकि उन्होंने क्या किया कि अपने रिलेटिव के पास, फिर दूसरे रिलेटिव के पास, और उन्होंने मैक्सिमम लिमिट जितनी गवर्नमेंट ने बनाई थी उसको अपने पास रखा। फिर लैंड रिफॉर्म्स के ड्रॉबैक्स क्या क्या थे। द गोल ऑफ इक्विटी वॉज नॉट फुली सर्व बाय अबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएटरीज and the policy of land to the tiller. So in some areas the former zamindar continue to own large areas of land by making use of loophole in the legislation। यानी कि उन्होंने कानून में ही हेर फेर पढ़ के करके उनको समझ के उनके लो पूल्स को निकाल लिया और उसके बावजूद भी लार्ज एरियाज़ को वो एंजॉय कर रहे थे। फिर देयर वर केसेस वेयर टेनेंट वर इवेक्टेड एंड द लैंड ओनर क्लेम टू बी सेल्फ कल्टिवेटर। उन्होंने उनको एक्सप्लॉइट किया और उन्होंने खुद ही दिखा दिया कि वो सेल्फ कल्टिवेटर्स हैं, तो क्लेमिंग ऑनरशिप ऑफ द लैंड। तीसरा, even when the tiller got ownership of land, the poorest of the agriculture laborers such as sharecropper and landless labor, जब ये उनको भूमि भी मिल गई, यानी कि जो सिर्फ भाग लेते थे जब बुआई का कटाई का सीज़न आता था उसमें काम करते थे, या फिर जिनके पास भूमि नहीं थी उनके यहाँ काम करते थे, उनको इस लैंड रिफॉर्म का बेनिफिट नहीं मिला। फिर लैंड सीलिंग लेजिस्लेशन में भी काफ़ी मुश्किलें आई। सबसे पहले क्या किया उन्होंने, द बिग लैंड लॉर्ड्स चैलेंज द लेजिस्लेशन इन द कोर्ट। उन्होंने इस कानून के खिलाफ उन्होंने लेजिस्लेशन में खिलाफ किया, डिलेइंग इट्स इम्प्लीमेंटेशन, उसको डिले किया। दे यूज दिस डिले टू रजिस्टर देयर लैंड इन द नरेट, यानी कि उनको अपने नरेशन में क्लोज रिलेटिव्स के यहाँ कर दिया था ताकि वो उस कानून से बच सकें। उन्होंने नेम ऑफ क्लोज रिलेटिव्स, मैंने अभी आपको पहले भी बताया था कि उन्होंने जमींदारों ने इस कानून के लूप होल्स निकालकर अपनी ज़मीनों को अपने क्लोजी रिश्तेदारों के नाम कर दिया था ताकि वो इस कानून में ना आए। The legislation also had a lot of loopholes which were exploited by the big landlord to retain their land। जिन्होंने बड़े जमींदारों ने इस कानून का बहुत ज़्यादा शोषण किया ताकि वो लैंड उनके पास रहे। लेकिन लैंड रिफॉर्म्स were successful in Kerala and West Bengal because these state government were committed to the policy of land to the tiller। Unfortunately जो अदर स्टेट्स थी उन्होंने सेम लेवल का कमिटमेंट नहीं किया और इसके कारण बहुत बड़ी मात्रा में बीच में गैप आ गया, इनइक्वलिटी इन लैंड होल्डिंग कंटिन्यूज, जो कि आज तक बरकरार है। यानी कि लैंड रिफॉर्म्स करने के बावजूद भी जहाँ पर लोगों को फ़ायदा पहुँचना चाहिए था वहाँ तक फ़ायदा नहीं पहुँचा। नेक्स्ट, ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब होता है लार्जेस्ट इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन रिजल्टिंग फ्रॉम द यूज़ ऑफ हाई यील्ड वैरायटी सीड्स स्पेशली फॉर व्हीट एंड राइस। ग्रीन हरित क्रांति में जिस वर्ष में हरित क्रांति भारत में आई थी उस समय बहुत अत्यधिक व्हीट का और राइस का उत्पादन किया गया था विद द यूज़ ऑफ HY सीड्स। तो HY सीड्स
Are seeds of better quality than normal quality seeds? The produce from the seed is more compared to normal seeds. जो HY सीड्स थे वो रिक्वायर करते थे यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड इन द करेक्ट क्वांटिटीज़, यानी कि सही मात्रा में खाद का और दवाइयों का सही उपयोग करना, रेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर, और इससे उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता था। तो वो कहते हैं कि वाई वॉज द ग्रीन रेवोल्यूशन इम्प्लीमेंटेड, क्योंकि आप लोगों को स्टार्टिंग से ही हम लोग कहते आ रहे हैं कि 75% पोर्शन जो था कंट्री का पॉपुलेशन वो डिपेंडेंट थी एग्रीकल्चर पर, जबकि एग्रीकल्चर सेक्टर में जो प्रोडक्टिविटी थी वो बहुत कम थी, बिकॉज द यूज़ ऑफ ओल्ड टेक्नोलॉजी एंड द एब्सेंस ऑफ रिक्वायरमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ फार्मर्स। फिर जो कि इंडियन एग्रीकल्चर में फार्मर्स थे दैट डिपेंड अपॉन मानसून, एंड अगर मानसून अच्छा है यानी कि बारिश अच्छी हुई तो फसल भी अच्छी होगी, अगर मानसून अच्छा नहीं है तो फार्मर्स को ट्रबल में, और उनको कोई भी इतनी ज़्यादा इरिगेशन फैसिलिटीज़ भी नहीं थी, क्योंकि उस समय में भी जमींदारों जहांगीरों के पास ही इरिगेशन फैसिलिटीज़ थी। द स्टैग्नेशन यानी कि ठहराव था एग्रीकल्चर में, क्रॉनिकल रूरल में, और जो कि ग्रीन रेवोल्यूशन ने पूरी तरीके से तोड़ दिया। जबकि एग्रीकल्चर आउटपुट इज़ नॉट ग्रोथ से एग्रीकल्चर से इनफ नहीं थी, मच ऑफ डिफरेंस इकॉनमी एज इफ़ अ लार्ज पोर्शन ऑफ दिस इंक्रीज इन द कंज्यूम बाय द फार्मर देमसेल्फ, यानी कि जो कंज्यूमर फार्मर्स की फैमिली थी वो उत्पादन का अधिकतर उत्पादन अपनी फैमिली का गुजारा करने के लिए करते थे, और उनके पास इतना बचता ही नहीं था कि वो मार्केट में बेच सकें। और ऑन दी अदर हैंड इफ़ अ सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ एग्रीकल्चर आउटपुट इज सोल्ड इन द मार्केट, तो हायर आउटपुट डिफरेंस हो गया था, तो उनके लिए खाने के लिए उनको पैसे लगते थे, तो फिर ये डिफरेंस आ रहा था। तो द पोर्शन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस विच इज़ सोल्ड इन द मार्केट बाय फार्मर इज कॉल्ड मार्केट, और यू कैन से मार्केटेबल सरप्लस, यानी कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का जो भाग वो बाज़ारों में बेचते थे उसको मार्केट सरप्लस कहा जाता था 1 मार्क्स में। अब ग्रीन रेवोल्यूशन के फ़ायदे क्या हुए कि मार्केट सप्लाई इंक्रीज़ हो गई, यानी कि लोगों के पास सरप्लस की फॉर्म में इनकम अर्जित होने लगी, वो सब्सिस्टेंस फार्मिंग से आगे मार्केट सरप्लस भी करने लगे। फिर फूड ग्रेन में कीमतों में, क्योंकि अगर सप्लाई ज़्यादा होगी और लोगों की पूरी भरपूर सप्लाई के साथ डिमांड फुलफिल हो रही है तो वो कीमत अपने आप ऑटोमेटिकली डाउन आ जाती है। द प्राइस ऑफ फूड ग्रेन डिक्लाइन रिलेटिव टू द अदर आइटम ऑफ कंजम्पशन, लो इनकम ग्रुप हु स्पेंड अ लार्ज परसेंटेज ऑफ देयर इनकम ऑन फूड बेनिफिटेड, उनको बहुत अधिक फ़ायदा हुआ। बफर स्टॉक, द स्प्रेड ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन टेक्नोलॉजी अनेबल द गवर्नमेंट to procure sufficient amount of food grain to build the buffer stock, जो कि फूड शॉर्टेज के समय यूज़ किया जा सकता है। फूड, अगर आप लोगों को याद हो कि जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का प्रधानमंत्री थे उस समय हमारे पास चाइना ने हमारे ऊपर हमला किया था, 1970-71 की बात है बच्चों, और भारत में जब लड़ाई की जगह उत्पादन नहीं हुआ था, लोगों ने कहा था कि हम आपको इंपोर्ट करो आप हमसे, तो लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था कि हम अपने देश के खाद्यान्नों से ही पालन करेंगे, सफिशिएंट बनाएंगे, और उन्होंने एक समय खाना खाना शुरू कर दिया था और कहा था, और सरकारी भंडार थे जो खाने के फीड के, उनको खोल दिया गया था। तो बफर स्टॉक में क्या होता है कि अगर आपके पास एक्स्ट्रा सप्लाई होती है तो गवर्नमेंट उसको स्टोर कर लेती है और जब ज़रूरत के समय उनको खोल देती है। चौथा, सेल्फ रिलायंस, इंडियन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज सफिशिएंटली टू अनेबल द कंट्री टू बी सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन, वी नो लॉन्गर हैड टू बी मर्सी ऑफ अमेरिका। उस समय अब हमें अमेरिका की मदद नहीं चाहिए थी या दूसरे नेशंस की, क्योंकि हम लोगों ने सेल्फ रिलायंस कर लिया था विद द हेल्प ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। अब इसका क्रिटिकल एवोल्यूशन भी देखिए, क्योंकि इसमें केस स्टडीज़ भी आ सकती हैं और या आपको असर्टेन और रीज़न वाइज क्वेश्चन। द फार्मर हु कुड बेनिफिटेड फ्रॉम HY सीड्स रिक्वायर्ड रिलायबल इरीगेशन, यानी कि उनको सही ढंग से इरीगेशन फैसिलिटीज़, साथ में ही उनके फाइनेंशियल रिसोर्सेज ताकि वो फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स को खरीदें। लेकिन जो स्मॉल फार्मर्स थे वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकते थे, तो ग्रीन रेवोल्यूशन ने इनइक्वलिटीज़ को बड़े फार्मर्स और छोटे फार्मर्स के बीच में इंक्रीज़ कर दिया था, क्योंकि जो HY पॉलिसी थी या सीड्स थे, फार्मर्स हु कैन अफोर्ड द रिक्वायर्ड
इनपुट, उन्हीं को फ़ायदा होता था। फिर फर्स्ट फेज़ में ग्रीन रेवोल्यूशन में अप्रॉक्सीमेटली 1960 से 70 तक HY सीड वॉज रेस्ट्रिक्टेड टू मोर अफ्लुएंट स्टेट्स, यानी कि कुछ स्टेटों में यूज़ नहीं था, सच एज पंजाब, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। फिर द यूज़ ऑफ HY सीड प्राइमरी बेनिफिटेड वीट ग्रोइंग रीजन्स ओनली, इन्हीं रीजन्स के अलावा बाकी उसमें उनको यूज़ करने की रेस्ट्रिक्शंस थी। इन द सेकेंड फेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन द H यानी कि 70 से 80 के बीच में टेक्नोलॉजी स्प्रेड टू ए लार्ज नंबर ऑफ स्टेट एंड बेनिफिटेड मोर वेराइटी ऑफ क्रॉप्स। फिर तीसरा द HY क्रॉप्स वर आल्सो मोर प्रोन टू अटैक बाय पेस्ट, यानी कि इनको खतरा होता था कि वो पेस्ट से इनके अंदर घुन लग जाए, जानवर या कीड़े मकोड़े लग जाएं, और जो स्मॉल फार्मर्स से हु अडॉप्टेड दिस टेक्नोलॉजी कुड नॉट लूज एवरीथिंग इन पेस्ट अटैक, वो सारी चीज़ों को इसमें अटैक में खोना नहीं चाहते थे। फिर इसके बाद था गवर्नमेंट ने ग्रीन रेवोल्यूशन को छोटे फार्मर्स तक पहुंचाने के लिए क्या क्या कदम उठाए। द गवर्नमेंट प्रोवाइडेड लोन एट लो इंटरेस्ट टू द स्मॉल फार्मर्स, गवर्नमेंट ने सब्सिडीज़ भी की फर्टिलाइजर्स के ऊपर ताकि वो छोटे जो किसान हैं उसका फ़ायदा उठा सकें। फिर द रिस्क ऑफ द स्मॉल फार्मर बीइंग रनेड व्हेन पेस्ट्स अटैक देयर क्रॉप, मतलब उनका ख़राब हो जाता था, एंड वॉज कंसिडरेबली रिड्यूस बाय द सर्विसेज रेंडर्ड बाय रिसर्च इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश बाय द गवर्नमेंट, जो उनका रिस्क था क्योंकि पेस्ट को वो कंट्रोल नहीं कर पाते थे। फिर ग्रीन रेवोल्यूशन वुड हैव फेवर्ड द रिच फार्मर्स ओनली एंड इफ द फार्मर डिड नॉट प्ले एन एक्सटेंसिव रोल इन इंश्योरिंग, मतलब जब तक वो मेन इंपॉर्टेंट रोल ना प्ले करें कि सारी टेक्नोलॉजी से फ़ायदा हो सके, तो ये उनको बेनिफिट नहीं करता था। गवर्नमेंट ने तो अपनी तरफ से स्टेप्स उठाए थे। नाउ व्हाट आर द ट्रेंड्स इन द ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर इंडियन इकॉनमी। 1950 से 1990 के बीच में जो काम करने के स्ट्रक्चर थे उसमें क्या से चेंज भी आए और कौन कौन से थे। तो इकोनॉमिक्स ने फाउंड किया दैट अ नेशन बिकम मोर प्रॉस्परस द पोर्शन ऑफ GDP कंट्रीब्यूटेड बाय एग्रीकल्चर एज वेल एज द पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन वर्किंग इन द एग्रीकल्चर सेक्टर डिक्लाइन कंसिडरेबली, यानी कि उस समय गवर्नमेंट ने महसूस किया, अर्थशास्त्रों ने, कि जो लोग खेती पर या उससे काम जुड़े हुए कामों के में हैं उनकी आय भी कम है और जिनका कंट्रीब्यूशन दिन बाय दिन कम हो रहा है। हाउएवर इन इंडिया 1950-51 1991 से पोर्शन ऑफ GDP कंट्रीब्यूटेड एग्रीकल्चर डिक्लाइन बट नॉट ऑन पॉपुलेशन, यानी कि अब इस पर पॉपुलेशन डिपेंड नहीं थी। सबसे पहले देखिए हमने 3 सेक्टर में ऑक्यूपेशंस हमारे हो गए, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विस। एग्रीकल्चर पर देखिए 1950 से में 72 तो रिड्यूस हो गया 66.8, इंडस्ट्रीज़ पर 10.7 और यहाँ पर था 12.7, फिर सर्विसेज पर 17.2 तो यहाँ पर 20.5। देखिए कितना स्ट्रक्चर इसमें चेंज हो गया, रिड्यूस हो रहे थे उसके ऊपर डिपेंडेंट भी। फिर वो कहता है कि डिस्पाइट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन मोर देन 65% ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन कंटिन्यू टू बी एम्प्लॉयड इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। क्यों? रीज़न ये था कि इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर डिड नॉट एब्जॉर्ब द पीपल वर्किंग इन एग्रीकल्चर सेक्टर, उसने सभी लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड नहीं की, उनका काम नहीं हुआ। तो इस फेलियर होने के क्या क्या मेजर कारण थे वो देखिए। Argument against subsidies. Once the technology is found profitable and is widely adopted, subsidies should be eliminated. तो गवर्नमेंट ने कहा मेन सब्सिडीज़ का बेनिफिट क्या होता है या क्या उद्देश्य था गवर्नमेंट का लोगों को सब्सिडीज़ देने का। सब्सिडीज़ का मतलब उनको कंसेशन रेट पर रॉ मटेरियल को प्रोवाइड करवाना या उसके इनपुट फैक्टर को प्रोवाइड कराना। लेकिन इसके अगेंस्ट में कहा कि अगर हमारा मेन मकसद होता है कि टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कराना, लेकिन जब टेक्नोलॉजी वो अडॉप्ट कर चुके हैं, प्रॉफिटेबल हो रहा है, तो वो सब्सिडीज़ हमें एलिमिनेट कर देनी चाहिए। जो कि सब्सिडीज़ थी मेनली बेनिफिट फार्मर्स के लिए थी, बट सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर सब्सिडीज़ आल्सो बेनिफिट इट्स फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज़, जिसके कारण फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज़ को भी बेनिफिट हो रहा था, ना कि सिर्फ फार्मर्स को। तीसरा, फार्मर्स में सब्सिडी लार्जली बेनिफिटेड द फार्मर इन द प्रॉस्पेरस रीजन, जहाँ पर अधिक मात्रा में प्रॉस्पेरिटी का रीज़न थे जैसे कि, तो वहीं पर फार्मर्स को सब्सिडीज़ का फ़ायदा हो रहा था। तो सो देयर इज़ नो केस फॉर कंटिन्यूटिंग फर्टिलाइज़र सब्सिडीज़, ना ही ये हमारा जिस टारगेट ग्रुप को बेनिफिट कर रहा था, और गवर्नमेंट पर भी काफ़ी मात्रा में फाइनेंस का बर्डन पड़ रहा था। और फेवर में क्या थे? एनी न्यू टेक्नोलॉजीज कंसिडर एज बीइंग रिस्क बाय फार्मर्स, सब्सिडीज़ वर
देयरफॉर नीडेड टू एनकरेज फार्मर्स, यानी कि उनको उत्साहित करने के लिए, प्रेरित करने के लिए कि आप नई टेक्नोलॉजी को टेस्ट कीजिए। इन अदर वर्ड इट वाज नेसेसरी टू यूज सब्सिडीज टू प्रोवाइड एन इंसेंटिव, यानी कि उनको इंसेंटिव देने चाहिए ताकि वो HYV टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर सकें, स्पेशली स्मॉल फार्मर्स। और इसीलिए ग्रीन रेवोल्यूशन का फ़ायदा सिर्फ रिच और बड़े फार्मर्स के अलावा स्मॉल और पुअर फार्मर्स को भी हो। द गवर्नमेंट शुड कंटिन्यू विद एग्रीकल्चर सब्सिडीज़ बिकॉज फार्मिंग इन इंडिया कंटिन्यूज टू रिस्की, क्योंकि ये मानसून के ऊपर डिपेंड होती है, तो गवर्नमेंट को कंटिन्यू रखनी चाहिए। जो मोस्ट फार्मर्स हैं इंडिया में वो भी पुअर हैं, तो वो बगैर सब्सिडीज़ के HY सीड्स को अफोर्ड नहीं कर सकते। और जो सब्सिडीज़ होती हैं वो अमीरी और गरीबी, यानी कि बड़े फार्मर, छोटे फार्मर या अमीर फार्मर, गरीब फार्मर के बीच में जो दूरी है उसको कम कर सकती हैं, रिड्यूस कर सकती हैं। और अगर सब्सिडीज़ आर लार्जली बेनिफिटेड द फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज, बिग फार्मर्स, द करेक्ट पॉलिसी इज़ नॉट टू एबॉलिश सब्सिडीज़ बट टू टेक स्टेप टू इंश्योर कि उसका फ़ायदा सिर्फ पुअर फार्मर्स को ही मिले। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चंस। तो इसमें एक क्वेश्चन यह है कि व्हाट डू लैंड रिफॉर्म रेफर टू एंड व्हाट आर द टेक्नोलॉजीज अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट। आई होप you understand this concept carefully, and in next video we cover the industry and trade reforms during 1950 to 1991. But for that purpose you required to give me like and comment and subscribe the channel. Thank you.